प्रेक्षा ध्यान के 7वें सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज हमारे साथ लंदन से समणी जी, प्रतिभा प्रज्ञा श्री जी जुड़े हुए हैं। खुशी की बात है कि 14 सेशन की इस सीरीज के अंदर आज हम 7वें सेशन के ऊपर पहुंचे हैं। प्रेक्षा ध्यान, जो कि एक अष्टांगिक मार्ग है जिसके 8 अंग है, उसके एक एक अंग की समझ हम पिछले सेशंस के अंदर प्राप्त कर चुके हैं और करने वाले हैं। जिसके अंदर हमने कायोत्सर्ग के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने अंतर यात्रा के बारे में जाना, श्वास प्रेक्षा के अंदर हमने जाना और साथ साथ शरीर प्रेक्षा। और आज हम चैतन्य केंद्र के ऊपर प्रेक्षा ध्यान कैसे किया जाए उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा समणी जी का, जो कि हमारे सब के टाइम को मैनेज करने के लिए खुद का स्केड्यूल इस तरह कर रहे हैं लंदन फिक्स, कि जिससे वो ये टाइम पे हमारे साथ जुड़ सकें और हमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में समझा सकें। सो सभी की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और समणी जी से विनंती करता हूं कि आज के प्रेक्षा ध्यान की लेक्चर का प्रारंभ करें और ये चैतन्य केंद्र के ऊपर प्रेक्षा ध्यान कैसे किया जाए, उसकी थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकली उसे कैसे किया जाए उसकी हमें समझ दें। ओम अरहम समणी जी। थैंक यू नील। वीतराग, परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। यात्रा आगे बढ़ती जाती है तो कभी कभी बहुत गहरी भी होती जाती है, और ध्यान की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमें नित नई गहराइयों को छूने के लिए भीतर से भीतर प्रेरित करती है। तो आज ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जैन धर्म मेटाफिजिकल ड्वेलिज्म को मानता है। 2 तत्व है इस संसार में। वे 2 तत्व है जीव तत्व, अजीव तत्व, जड़ तत्व, चेतन तत्व। चेतना का जो विकास है वो सभी जीवों में अलग अलग कैटेगरीज के रूप में होता है। जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वह चेतना का स्वरूप है, और चेतना को पहचानने चिन्हने की ये यात्रा अनवरत सब जगह से चलती आ रही है। कोई किसी माध्यम से पाना चाहता है तो कोई किसी माध्यम से पाना चाहता है। तो आज हम प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का स्वरूप समझेंगे, उसका कंपैरेटिव स्टडी भी थोड़ा सा करेंगे, उसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है उसको भी समझेंगे, और फाइनली हम प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। तो चैतन्य की ये यात्रा हमारी एक ऐसी यात्रा है जो हमें ले जाती है अपनी आत्म तत्व की ओर, अपनी आप की खोज में। और उसी खोज में हम देख रहे हैं कि जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है उसमें सबसे पहले चैतन्य केंद्र, 2 शब्द ध्यान दीजिएगा, यानी चेतना के केंद्र। आप सबको विदित है कि जब 2 तत्वों का यानी 2 तत्वों की मिलीजुली सरकार है, किसी को एक को बहुमत नहीं है। यदि बॉडी ना चले तो चेतना क्या करे, और चेतना ना चले तो बॉडी क्या करे। दोनों की मिली-जुली सरकार है। तो उसको समझने के लिए भगवती सूत्र में एक बहुत विशेष बात आई है, सब्बेणम सब्बे, यानी चेतना कहाँ है, यानी उसको किस रूप में हम देखें तो किस सर्वत्र देखा जा सकता है। तो आप कहेंगे समणी जी, कायोत्सर्ग में भी आप सब्बेणम सब्बे की बात कह रहे थे, शरीर प्रेक्षा में भी आप वही बात बहुत करीबी से दोहरा रहे थे, इंटेंशनली कह रहे थे। तो अब ये सब्बेणम सब्बे और ये चेतना के केंद्र किस प्रकार एक दूसरे के सम्मुख आते हैं। तो हमारी शरीर में यूं देखें
तो असंख्य नहीं अनंत तक कहा जा सकता है कि ऐसे आत्म प्रदेश हैं। एक एक आत्म प्रदेश अपने आप में चेतना का संवादी केंद्र है। और वो केंद्र, जब वो चेतना कहीं न कहीं डेंस हो जाती है, आप देखते हैं कि धरती में सोना, चांदी, तांबा, पानी, लोहा सब जगह, अनेक जगह है। लेकिन जो भूगर्भ विज्ञानी हैं, उनको आप बुलाते हैं और वो धरती की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो बताते हैं कि यहाँ खोदा जाएगा तो सोना निकलेगा, यहाँ तांबा बहुत है, यहाँ पानी बहुत है, यहाँ चांदी बहुत है और यहाँ ये चीज बहुत है। क्योंकि वो डेंस होगी तभी कहेंगे, अदरवाइज तो मिट्टी के कण में भी आपको एक माइन्यूट परसेंट तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उस एक कण को लेकर कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी खादान नहीं खोद सकता। उसको खोदने के लिए उसके पास पुष्ट प्रमाण होते हैं कि भाई आप यहां जाओ, यहां से खोदोगे तो पानी मिल जाएगा, अच्छा कुआं निकल आएगा, अच्छी एक अच्छी हीरे की, चांदी की, तांबे की खान निकल आएगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में चेतना तो सर्वत्र है, लेकिन कुछ डेंस प्लेसेस हैं और वही जो डेंस प्लेसेस हैं, जो घनीभूत चेतना के भाग हैं, उन्हीं को चैतन्य केंद्र कहा गया है। अब ये चैतन्य केंद्र और इसके साथ प्रेक्षा भी जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि भाई कुआं मिल गया तो परसेप्शन क्यों? परसेप्शन इसलिए कि उस चेतना का हम बैलेंस कर सके, उस ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकें। और परसेप्शन इसलिए भी किया जाता है कि पुरानी आदत को बदलकर नई आदत की स्थापना की जाए, व्यवहार परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो और जो डिजायर्स और जो भीतर छुपा हुआ हमारा एक नया संसार है, सूक्ष्म जगत है, उसके भीतर भी हम टैपिंग कर सके, कुछ परिवर्तन कर सके, संवर्धन कर सके। तो चैतन्य केंद्र मोटा मोटी रूप से मैं दिखा रही हूं कि इस चित्र से आप देखेंगे तो जो व्हाइट डॉट, रेड डॉट, येलो डॉट, ग्रीन लोटस, ब्लैक लोटस आदि आदि जो इंडिकेटर हैं, ये मुख्य केंद्र भी हैं। और मैं माइन्यूटली भी चर्चा करूंगी कि ये घनीभूत चेतना के केंद्र हैं। आपने कभी कभी ऐसा सुना भी होगा कि कोई एक व्यक्ति, उसको चोट लगी और चोट लगते ही वह खत्म हो गया। कोई एक व्यक्ति को चोट लगी, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, 25 हड्डियां टूट गई, तो भी वह व्यक्ति जीवित है, ऑपरेशन, रिप्लेसमेंट और वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति, उसको खून भी नहीं आया, लेकिन मर्म स्थान पर चोट लग गई। यदि ब्रेन का वह भाग डैमेज हो जाए, ऐसी चोट लग जाए तो वहीं का वहीं प्राणांत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझें कि हमारी चेतना के कुछ मुख्य केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो चेतना के संवाहक होते हैं। ये चैतन्य केंद्र की चर्चा क्या जैन लोग ही कर रहे हैं? क्या प्रेक्षा ध्यान ही कर रहा है? नहीं, और भी ऐसे साधन हैं, और भी ऐसी ज्ञान, विज्ञान और योग की शाखाएं हैं जहां चैतन्य केंद्र के इक्विवेलेंट हमें प्राप्त होते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ध्यान में हम 13 साइकिक सेंटर्स की चर्चा करेंगे। हठ योग में 7 चक्र की भी बात आती है, 9 चक्र भी आते हैं। और आजकल जो साइंटिफिक मैपिंग होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ भी उनका संवाद स्थापित किया जा सकता है। आयुर्वेद में भी
107 मर्म स्थान बताए गए हैं। एक्यू प्रेशर में भी बहुत सारे ऐसे स्थान बताए गए हैं जिनमें 700 और 7000 की भी चर्चा है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके माध्यम से चेतना को टैप किया जा सकता है, चेतना के मर्म स्थान तक पहुंचा जा सकता है। हम आगे बढ़ें तो हमें लगेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां डेंस हो गए, आप देखिए चुंबक है, यदि थोड़े थोड़े चुंबक के टुकड़े आप सब जगह डाल दो तो उसमें कोई विशेष ताकत नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा चुंबक, बहुत पावरफुल चुंबक होता है और वह चुंबक बहुत सारी जगह, ये नहीं, एक बहुत सारे वेट को भी लिफ्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजों को धक्का भी दे सकता है, बहुत सारी चीजों को आकर्षित भी कर सकता है। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ भी एक प्रकार की कनेक्टिविटी है, जो एक प्रकार से हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गए हैं, यानी वो शक्तिशाली एरिया बन गए हैं। हम देखते हैं कि जो शक्ति के केंद्र हैं वो कहां से शुरू होते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। शक्ति केंद्र जैसे बॉटम ऑफ स्पाइन, ये केंद्र एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है और आप सबको पता होगा कि शक्ति केंद्र जहां पर एनर्जी डोरमेंट रहती है और उस एनर्जी को यदि हम वहीं काम लेते हैं तो वह नीचे की एनर्जी हो जाती है। मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, अभी एक बार लोकेशन समझा देती हूं। और जब वही शक्ति ऊर्ध्वारोहण कर लेती है तो वह शक्ति ज्ञान और ध्यान की शक्ति बन जाती है, विकास की शक्ति बन जाती है। शक्ति केंद्र के बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र, वह लोअर एब्डोमेन पर है, बिलो द बेली बटन, और ये केंद्र हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा सेंटर है। इसके बाद आता है तेजस केंद्र जो नेवल पर बेस्ड है, और यहां से हम देखें तो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी, और ये बायो इलेक्ट्रिसिटी जागृत हो जाती है और वो एक प्रकार से पूरे शरीर को संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आनंद केंद्र, और आनंद केंद्र में हम देखते हैं जो नियर बाई हार्ट है, और ये केंद्र हमारी बहुत सारी मनोभावों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है विशुद्धि केंद्र जो हमारे थ्रोट पर है, और विशुद्धि केंद्र को हम समझें कि ये हमारे माइंड की सीट है। विशुद्धि केंद्र हमारे मानसिक कंट्रोल का मेन स्विच के रूप में काम करता है। उसके बाद टिप ऑफ द टंग, ये ब्रह्म केंद्र है और जो हमारी बहुत सारी शक्तियों का नियंत्रक है। उसके बाद आता है प्राण केंद्र, टिप ऑफ द नोज, और टिप ऑफ द नोज जो कि वाइटल फोर्स का केंद्र है। उसके बाद जो ईयर लोब्स होते हैं, जो हमारे कान के भाग हैं, वे हमारे अप्रमाद केंद्र हैं। अब सबको पता होगा कि बच्चों के, थोड़ा सा बच्चा नोटी होता है तो कान खींचे जाते हैं, गुरु शिष्यों के कान खींचते थे, और कनफड़ा योग यानी योगियों की एक पूरी परंपरा है, जैसे कान में बड़े बड़े बाले डाले जाते हैं, और जो ये ब्रेन का भाग है, पूरा कान हमारी ह्यूमन बॉडी के रूप में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस पर अपना विशेष रिसर्च
किया और उन्होंने फरमाया कि जिस किसी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार के नशे की आदत छुड़ानी हो तो कानों पर ध्यान करवाना चाहिए। उसके बाद दोनों आईज भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं और अपनी ही आंखों पर ध्यान करते करते भीतर तक जाते हैं तो आपको लगेगा कि गहरी सुरंग में प्रवेश हो गया है। किसी सुरंग में जाना नहीं पड़ेगा, आपके भीतर की सुरंग स्वतः खुल जाएगी। उसके बाद आता है दर्शन केंद्र, मिडल ऑफ द आईब्रोज, और यह भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी, जो हमारे मास्टर ग्लैंड का एक ऐसा एरिया है। और आप जानते हैं जहां राजा रहता है, मालिक रहता है, उस चीज की अपनी वैल्यू होती है, उस एरिया की भी वैल्यू होती है। हर कोई व्यक्ति फटाक से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ज्योति केंद्र, ये फोरहेड का मिडल पोर्शन है और ये एक प्रकार से हमारी शरीर और मन दोनों को शांत रखने और बैलेंस रखने की ताकत वाला सेंटर है। शांति केंद्र, ये हमारे जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस का भाग है उस पार्ट पर शांति केंद्र है। और टॉप ऑफ द हेड ज्ञान केंद्र है, जो कि हाईएस्ट, ऐसे कह सकते हैं चेतना के केंद्रों का एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है। और इसको अलग अलग केंद्रों को योग की भाषा में किस प्रकार अभिहित किया गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सेंटर हैं वो एक प्रकार से बहुत कुछ संवाद रखते हैं कि चैतन्य केंद्र और चक्रा सिस्टम। चक्रा सिस्टम आप जानते हैं कि चक्र चक्र किसे कहें, जो योग की यानी हठ योग की परंपरा है, वहां पर भी चक्रों की काफी चर्चा रही है। तो जो ज्योति केंद्र है यानी जो ऊपर का भाग है उसे सहस्रार चक्र के रूप में माना गया है। दर्शन केंद्र को आज्ञा चक्र के रूप में दिया कहा गया है। विशुद्धि केंद्र में विशुद्धि चक्र माना गया है। आनंद केंद्र में अनाहत चक्र नियर बाय हार्ट, और तेजस केंद्र को मणिपुर चक्र माना गया है। स्वास्थ्य केंद्र स्वादिष्ठान केंद्र है। शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र के रूप में माना गया है। और इनकी संवादिता गैलेंड्री सिस्टम के साथ भी आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते थे कि यदि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए तो शायद किसी को चक्र कमल केंद्र कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो आत्मिक शक्तियां होती है, जो वाइटल फोर्स जनित शक्तियां होती है, वो शक्तियां तो बिल्कुल ऐसी है कि हम उनको उस रूप में काटने खोलने पर नहीं प्राप्त कर सकते। वह तो एक प्रवाह रूप है, जहां जहां प्राण का प्रवाह डेंस हो गए, जहां जहां चेतना डेंस हो गई, वही केंद्र हो गया। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी जो टुवर्ड्स साइंटिफिक विजन उनको मन में रहता था कि जैसे ध्यान को एक जैनी समझे, एक नॉन जैनी समझे, तो एक साधु समझे, तो एक कोई डॉक्टर भी समझे, और किसी को भी ये सरलता से समझ में आना चाहिए। ग्लैंड्री सिस्टम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और उनके सिक्रिएशन केमिकल मैसेंजर्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है उसका संवाद ज्योति केंद्र से है। पिट्यूटरी ग्लैंड का संवाद दर्शन केंद्र से है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड का संवाद प्यूरिटी सेंटर ऑफ प्यूरिटी यानी विशुद्धि केंद्र से है। और इसके बाद थाइमस ग्लैंड है, वो आनंद केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। एड्रिनल ग्लैंड जिसके साथ यूं देखा जाए तो एज ए फैमिली के रूप में यानी तेजस
केंद्र भी जुड़ा है तो स्वास्थ्य केंद्र भी जुड़ा है, तो ये दोनों केंद्र उसके संवादी बन जाते हैं। गोनाड्स ग्लैंड और गोनाड्स के साथ शक्ति केंद्र डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। तो हम देखें कि द सेंटर ऑफ विजडम ये पोर्शन है जो, यानी कुछ केंद्र ऐसे हैं जो हमारी ज्ञान चेतना और ध्यान चेतना को बढ़ाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी ऐसे द पोर्शन अबव द नेवल अप टू द टॉप ऑफ द हेड, ये सारे केंद्र, यानी नेवल को छोड़ दो, उसके ऊपर आनंद केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ये भाग पूरा विजडम को एक्टिवेट करने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं सेंटर ऑफ सेक्स, द पोर्शन बिलो द नेवल इज द फील्ड ऑफ पैशन एंड सेक्स। तो ये जरा इमोशनल एरिया है और यहाँ नीचे के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी हम देखें तो शक्ति के भंडार हैं। तो हम इस यात्रा में ये भी देखें कि जब भी हम मेडिटेशन करें तो सब्जुगेट कार्नल डिजायर्स, सेंटर ऑफ प्योरिटी, कुछ ऐसी डिजायर्स हों तो प्योरिटी के केंद्र पर ध्यान करना चाहिए। एक्वायर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और प्रातिभ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सेंटर ऑफ इंट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको विजडम डेवलप करना है तो सेंटर ऑफ नॉलेज, और जो पीस प्राप्त करना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ पीस इज इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कंप्लीट प्रोसेस है प्रेक्षा ध्यान की, जिसके माध्यम से हम आगे से आगे अपनी चेतना को जगा करके, अपनी चेतना को विकसित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको पता होगा कि जो चेतना के केंद्र हैं, यदि हम चेतना के केंद्र पर निरंतर ध्यान करते हैं तो उनको जागृत कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जिनका चित्त बड़ा चंचल होता है, एक बार बंदर बैठे थे और कुछ बंदरों ने मिलकर के एक गोष्ठी की कि ये आदमी है, वो इतने आम खाता है, अंगूर खाता है, पेड़े खाता है, संतरे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, नट्स खाता है, और हम भी कभी भी पेड़ पर चढ़ते हैं तो रखवाले बैठा देता है, जालियां लगवा देता है, हमको भगवाता है, कहीं हमें करेंट लगवा देता है। ये आदमी बड़ा खराब है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। प्लान किया गया और प्लान किया, सारे बंदर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के बैठे। गंभीरता से एक बूढ़े बंदर ने बात शुरू की कि देखो, इसके लिए हमको एकदम प्लानिंग पूर्वक काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी नहीं खोल सकता। पहले एक रीजनल खोलेगा, रीजनल से आगे बढ़ेगा तो स्टेट लेवल पर जाएगा, स्टेट लेवल से नेशनल और फिर वो इंटरनेशनल में जंप करेगा। तो ठीक वैसे ही हमको सिस्टम से जाना चाहिए। और सभी बंदरों ने जिंदाबाद का नारा लगा दिया कि बिल्कुल हम सिस्टम से चलेंगे और हमें आम खाने हैं। आप जानते हैं आम की खेती, तो कहा कि भाई चलो सबसे पहला काम करो कि आम की गुठलियां इकट्ठी कर दो। बंदर गए, लगे, किसी के घर के छत पर सूख रही थी तो किसी ने कूड़े करकट में फेंक दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंगो स्टोन भी एक प्रकार से मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज है, उससे भी पेट की सफाई अच्छी होती है। और पुराने जमाने में तो बच्चे उस मैंगो के स्टोन को गर्म करके सेक करके चबाते रहते थे, फिर ऊपर से पानी पीते तो मीठा लगता था, तो बिना मिठाई खाए मिठाई घर में आ जाती थी। तो ऐसी ही सब जगह से, और बंदर की जात ऐसी होती है, ढूंढ ढूंढ के, खोद खोद के, खोज खोज के इतनी सारी ढेर कर लिया उन्होंने गुठलियों का, और कहा कि चलो आज सब पहले जंगल में इतने बड़े एरिया की खुदाई करो, खुदाई करके फिर उसकी बुवाई करो, बुवाई करके उसमें पानी डालो, पानी डाल के और अब हम
धीरे धीरे आम उगा लेंगे, आम की खेती करेंगे, आदमी इधर आएगा तो फटकने नहीं देंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे और आदमी को हम दूर कर देंगे। बिल्कुल सभी मंकी लगे और देखिए पहले दिन पूरी खोद खुदाई करके अच्छी तरह से, दूसरे दिन उसकी जुताई बुआई कर दी और पानी वानी डाल दिया और एकदम रेडी होकर के सभी बैठ गए। अब दोपहर हुई तो छोटे छोटे मंकी थे, उन्होंने पूछा आम कब आएंगे? तो दूसरों ने कहा थोड़ा वेट करो। जो थोड़े और बड़े मंकी थे, यंग मंकी थे, उनके मन में भी थोड़ी खुदबुदाहट होने लगी। तो उन्होंने बूढ़े बूढ़े जो बंदर थे उनकी तरफ मुंह करके पूछा कि आम कब आएंगे? तो उन्होंने कहा वेट करो। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, सारे बंदर सोए भी नहीं, वहीं बैठे रहे। अब दूसरे दिन पूछने लगे आम कब आएंगे? अब तो 90% पूछने लगे। 10-5% जो बूढ़े एकदम सीजनल वो बंदर बताने लगे भी थोड़ा वेट करो। लेकिन वेट होए तो किससे होए? छोटे छोटे बच्चों ने कुटलियां खोद खोद के बाहर निकाल के रख दी कि मेरा वाला भी नहीं होगा, उसके वाला भी नहीं होगा, उसके वाला भी नहीं होगा, शायद ये बीज रोंग होगा। अब किसको पता कि आम की खेती में कितना धैर्य चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अब किसको पता? तो देखिए शाम तक तो बूढ़े से लेकर जवान तक सब लगे पूरे गुठली का ढेर वापस कर लिया कि लगता है ये गुठलियां गलत होगी। क्या आदमी ऐसा करता? मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बंदर को नीचा दिखा दूं, आदमी को ऊंचा दिखा दूं, कहीं बंदर भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन जो मंकी मेंटालिटी है वो मेडिटेशन में नहीं चलती। चैतन्य केंद्रों का जागरण, चेतना की भीतर आप टैपिंग कर सकें तो उसके लिए आपको और गहराई में जाना होगा, गहरे में उतरना होगा। और इसलिए 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, चौथी स्टेज, आज तब हम चैतन्य केंद्र पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गए बैठे और समनी जी हमको तो चैतन्य केंद्र कहीं लगा नहीं, कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। वैसे ही मेडिकल के स्टूडेंट भी कह सकते हैं हमने तो इतने पोस्टमार्टम किए हैं और इतनी बॉडी को उनको तो सारा ट्रायल उसी पे करना होता है लर्निंग में। तो आप देखिए कहीं पर भी कोई चैतन्य केंद्र के, चैतन्य कमल के, चैतन्य फूल कुछ भी नहीं मिला और कोई चक्र नहीं मिला। हठ योग के जितने चक्र चलाए जाते हैं एक भी चक्र नहीं। तो आखिर ये क्या भला है? ये है चेतना की यात्रा। और धीरे धीरे जब आप इस पर यात्रा शुरू करेंगे तो आपके भीतर ही जो चेतना है वो स्पंदित होनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपकी बात नहीं कहती, मुझे भी कई बार जब मैंने शुरू किया तो मुझको लगता कि सबको सब कुछ हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। तो एक दिन मैंने गुरुदेव के साथ बात करने के लिए 5 मिनट का टाइम मांगा कि गुरुदेव किसी को पूछो तो सब कह रहे हैं उनको ध्यान हो रहा है, किसी को पूछो तो उसके वाइब्रेशन हो रहे हैं, किसी को पूछो तो उसको कलर दिखाई दे रहे हैं, किसी को देखो तो वो कायोत्सर्ग में चले गए, लंबे कायोत्सर्ग में। अरे मुझको तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं मुझको पता चल रहा कि मेरे भी चेतना के केंद्र हैं या मेरे में चेतना के केंद्र नहीं है? तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के होंगे कि भाई भला हमारे भीतर भी चेतना के केंद्र है क्या? क्यों नहीं हमें पता चलता? तो समाधान ये है कि धीरे धीरे हमको टैपिंग करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कायोत्सर्ग की सघनता बढ़े, कायोत्सर्ग की सघनता के साथ अंतर यात्रा की सघनता बढ़े। और जब वह जर्नी शुरू होती है तो उसके साथ हमारी शरीर प्रेक्षा की यात्रा बढ़े और उस यात्रा के साथ धीरे धीरे हम चेतना के केंद्रों पर केंद्रित हो सकें। तो एक जर्नी है। आधी रात को ऐसा नहीं कि गए और किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे ले आए और खा करके अपनी प्यास बुझा दी। ऐसा टेक अवे भी नहीं है चेतना के केंद्रों का।
हम जब मुझे भी लगा तो गुरुदेव ने बैठाया, अच्छी तरह से समझाया और धीरे धीरे ये केंद्र पकड़ में आने लगे। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना बैठा जाए, ऐसा नहीं है, ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बातों से और भाषण से आने वाली चीज नहीं है। ये जितना आप बैठेंगे, उस पर केंद्रित होंगे, तभी आपको पता चलेगा। बिना केंद्रित हुए चेतना की यात्रा बहुत मुश्किल से होती है। तो चेतना की इस यात्रा में हम चैतन्य केंद्रों को समझे, जो नीचे के केंद्र हैं, चाहे वह शक्ति केंद्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य केंद्र हो, और चाहे वह तेजस केंद्र तक, यानी जो ये केंद्र है, बेस ऑफ स्पाइन, मिडिल पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट और बेली बटन, जो आपकी नाभि है, ये सारे केंद्र ऐसे हैं जिसमें शक्ति तो है, लेकिन प्रशस्तता अप्रशस्तता दोनों ही होती हैं। कभी कभी ये केंद्र बहुत अधिक जागृत हो जाए तो कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी नीचे के केंद्रों पर ध्यान करके हमें ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर के केंद्रों पर भी हमें जाना चाहिए। और ऊपर के केंद्रों पर जाने से हम अपने भीतर जो चेतना का बहाव हो रहा है, उसको सही रूप से समझ सकेंगे और सही रूप से कर सकेंगे। इसलिए चेतना के केंद्र के लिए हमें जो अपनी प्योरिटी, सेंटर ऑफ प्योरिटी है, वो यानी आनंद केंद्र और विशुद्धि केंद्र और ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र, ये केंद्र ऐसे हैं, ये निरापद हैं। इनके माध्यम से हम अपनी आगे की यात्रा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन केंद्रों की यात्रा करके नीचे के केंद्रों में से यदि आपको शक्ति लेनी है तो आप शक्ति ले करके आगे बढ़ जाइए। तो कैसे करेंगे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा? पूरी एक प्रोसेस है कि हमको सिटिंग करनी है। दूसरी बात है हैंड्स ऑफ पोजीशन ऑफ हैंड्स, और वो ज्ञान मुद्रा रहे या वीतराग मुद्रा रहे। जैसे आपने देखा होगा इमेजेस में भगवान की तस्वीर, और उस फोटो में देखते हैं कि भगवान के दोनों हाथ साथ साथ सटे सटे। इस मेडिटेशन प्रोसेस में कायोत्सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना कायोत्सर्ग के और इंटरनल ट्रिप के ये यात्राएं सही रूप से नहीं हो सकती। और उसके बाद परसेप्शन ऑफ द साइकिक सेंटर, और हम देखते हैं कि और दूसरे भी ऐसे ऐसे साधन रहे हैं जिससे हम अपनी चेतना को विदित और जागृत कर सके। तो अब जागृत चेतना के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रयोग कायोत्सर्ग का ही है, वो पूरी बॉडी का कायोत्सर्ग है। दूसरा प्रयोग सिटिंग इन ज्ञान मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा, वह सिटिंग पोज रहेगा। तीसरा रिलैक्सेशन हमने लाई डाउन पोस्टर पे कराया है। और उसके बाद जो इंटरनल ट्रिप है वो भी लाई डाउन, और यदि हम लाई डाउन न करें तो सीधा सीधा भी अपने शरीर की जो ये चेतना की यात्रा है, जो वाइटल फोर्स की यात्रा है, इंटरनल ट्रिप के माध्यम से करें। परसेप्शन ऑफ बॉडी, और उसके बाद आप देखिए उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखें। तो ओवरऑल ए वे टू कंसंट्रेट ऑन ऑल एंटायर सब्सटेंस एक्सपीरियंस द वाइब्रेशन। तो इस रूप में हम पूरे संसार के मैत्री मंगल की कामना करते हैं और सारा संसार निरंतर जागृत रहे, जीवित रहे, इसी भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। अब आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं आपके क्वेश्चन लूं
और फिर एज यूजुअल वी यूज्ड टू डू सम योगा, सो यू कैन डू ओम आराम। थैंक यू सो मच समणी जी। आज बहुत नई नई जानकारियां हमें प्राप्त हुई। हमने 7 चक्र के बारे में सुना था, पर आज आपने 13 केंद्रों के बारे में बताया, जिसके अंदर 7 चक्र तो आ ही गए, साथ साथ में आपने जो अप्रमद केंद्र की बात की कि क्यों हमारे यहाँ बचपन में हमारे गुरुजी हमारे कान पकड़ते थे, यानी बेसिकली थोड़ी भी आलस आ जाए तो इसको प्रेस करके एक्टिव कर देते थे। और कहीं कहीं हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि कान के अंदर बाली पहनी जाती है, तो उसका भी कुछ कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा जानने को मिला। और साथ ही साथ ये सब केंद्रों के अंदर भी चैतन्य एकदम घनीभूत हुआ रहता है, ये सब जानकारी हमें प्राप्त हुई। समनी जी, एक प्रश्न था कि आपने आज सेशन के स्टार्ट में आत्म प्रदेश की बात की कि हर आत्म प्रदेश चैतन्य स्वरूप है। सो जब हम इन केंद्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो हम ये भी सुनते हैं कि आत्म प्रदेश के ऊपर कार्मण वर्गणाएं लगी रहती हैं, कर्म लगे रहते हैं। तो क्या ये केंद्रों के ऊपर ध्यान करने से वो कार्मण वर्गणा दूर हो जाती है और शक्ति प्रकट होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि कार्मण वर्गणा क्या है? एक प्रकार से आप वहां केंद्रित होंगे तो आप बाहर के जगत से अपने आप को एक जगह ले आए, पूरी चेतना। तो उस समय एक प्रकार से संवर भी हो जाएगा, जो जैन का टेक्निकल टर्म है। यानी आपने बाहर की एक्टिविटी को निरोध करके तो आने वाले कर्मों के द्वार को रोक दिया है, और अब आप वहीं केंद्रित हैं, एक ही जगह केंद्रित हैं। तो केंद्रित होना भी सरल नहीं, जैसे बंदर नहीं हो पाए थे, तो ऐसा नहीं है, मनुष्य में भी बहुत सारे बंदर हैं, यानी वैसे भाव होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उस रूप में एकदम क्रिया से अक्रिया की ओर जाकर के एक केंद्रित, एक तान ध्यान से लग जाए, तो वह निर्जरा का बहुत बड़ा साधन बनता है, क्योंकि एकाग्रीभूत हो गए हैं। यानी हमारा मन कहाँ 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 था, वो सारा एक जगह केंद्रित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल समनी जी, थैंक यू सो मच। समनी जी, एक दूसरा प्रश्न था, आपने जो ये ज्ञान केंद्र की बात बताई, तो ये ज्ञान केंद्र हम देखते हैं कि कोई अगर हमें आशीर्वाद देता है तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है और कुछ एनर्जी हमारे अंदर गई ऐसा भी फील होता है। तो जैसे आपने एनर्जी को ऊर्ध्व गमन यानी कि ऊर्ध्व दिशा में हमें लेके जाना है, ऐसा बताया, तो जब कोई आशीर्वाद देता है तो क्या होता है, वो थोड़ा साइंटिफिकली जानना था। यानी जो ऊर्ध्वारोहण किसका होगा, यानी एनर्जी का एक प्रवाह है, और वह प्रवाह जिसे हम वाइटल फोर्स के रूप में देख सकते हैं। तो वाइटल फोर्स यदि डोरमेंट है तो वो नीचे के केंद्र में ही है, और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो वो स्थिर होगी, एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होगी तो रास्ता वही है। और यदि वही शक्ति किसी व्यक्ति ने काम भोग में लगा दी है, वो एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी बन जाएगी, वो एनर्जी मटेरियल एनर्जी बन जाएगी, वो एनर्जी संसार की तरफ ले जाने वाली बन जाएगी। तो वो एनर्जी एक प्रकार से ड्रेनिंग एनर्जी भी हो सकती है। और कुछ लोग हैं वो बड़े सजग रहते हैं कि मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं हो, मुझे बड़े लक्ष्य को बेधना है, बड़े लक्ष्य बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो वो अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, और इसके साथ श्वास प्रेक्षा को भी जोड़ देते हैं, अंतर यात्रा को भी जोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे, और इसीलिए ये मकसद है जो प्रयोग कराए गए हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया। यदि आप स्टैंड स्टिल नहीं है तो मेडिटेशन में प्रवेश नहीं होगा, कायोत्सर्ग। यदि आपकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, पूरा स्पाइनल कोड, तो उन्होंने अंतर यात्रा की बात कही, और अंतर यात्रा के बाद उन्होंने श्वास प्रेक्षा, यानी टेकिंग वाइटल फोर्स फ्रॉम द यूनिवर्स
प्राण वायु प्राण संजीवन भीतर लो और फिर उसको दीर्घ श्वास प्रेक्षा समृद्धि श्वास प्रेक्षा करो, तो धीरे धीरे बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन आउटर एंड इनर वर्ल्ड, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे आपने एक ब्रीजिंग कर दी। और उसके बाद जब आप शरीर प्रेक्षा करते हैं तो धीरे धीरे एक एक कण को जागृत, मैंने एक अंगूठे की प्रेक्षा कराई थी इसी प्रकार। और कई कई बार हमारे जब प्राण के प्रवाह में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो वहीं हमारे दर्द आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक लंदन की बहन हमारे पास आई और उसने कहा कि मेरी किडनी रिप्लेसमेंट हुआ और उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, एनर्जी लो रहती है और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो मैंने कहा आप लंबा कायदसर करो, जो जो बातें आपके मन में घर कर गई है, और शरीर की लिमिट हो जाती है एक मेजर ऑपरेशन के बाद, फिर भी हम यदि उसको मानकर बैठ जाएंगे तो जिंदगी भर आप अपनी शक्ति के केंद्रों को बंद कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और मैंने उनको लगभग 2.5 घंटे लंबा कायदसर करवाया, 2.5 घंटे लंबा कायसर गहरे ट्रांस में ले गई और उसके बाद की चेतना पूरी जागृत हो रही है, प्राण का प्रवाह बन रहा है, एक एक अवयव पर ले जाकर, जैसे जहां जहां सूखापन आ जाता है पानी डालते हैं ना, वैसे वैसे आप सबको आप पूरा एक्टिव करते जाओ। और उन्होंने वैसा प्रयोग किया और उसके बाद वो हमको गोचरी कराने लगी भिक्षा। और अचानक कोई एक चीज ऐसी थी, वो बहुत ऊपर पड़ी थी, ऊपर के कबाड़ में, तो उस पर चढ़ने के लिए किसी पौड़ी पर चढ़ के ऊपर चढ़ा जाए तो ही निकल सकती थी। तो हमने उसको सहज भाव से कहा ये वो चीज आप उतार सकेंगे क्या? और उसने कहा कोशिश करती हूँ। और उसने एक चेयर रखी और उसके ऊपर फटाक से वो पैर रख के ऊपर से वो चीज उतारती है। और फिर वो इतनी खुशी हुई उसको, वो कहने लगी कि मेरा ये पैर तो उठता भी नहीं था, मेरे को बहुत तकलीफ थी, लेकिन आज तो लगता है मेरा पैर खुल गया जैसा, और अब तो मैं चढ़ सकती हूँ। फिर वापस उसने सोचा भूल से ऐसा हुआ है क्या, 2-3 बार चढ़ के देखा कि नहीं नहीं अब तो मेरा पैर नॉर्मल हो गया है। अरे वाह! और इतनी खुश हुई, मैं उसकी खुशी को आज भी याद करती हूँ। तो अपन जब पर लगना पड़ता है, अभी किसी को कहे भी आपको 3 घंटे का कायसर कराए तो पहले कराने वाला नहीं मिलेगा, और कराने वाला मिल जाए तो करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सघनता से करना होता है। 100% डेडिकेशन नहीं हो तो भी नहीं किया जा सकता। तो आप सब जानते हैं कि ये शरीर मात्र शरीर नहीं है, चेतना है, वाइटल फोर्स है, कितने हार्मोन्स लेवल है, तो कितनी बातें मिली हुई है। तो निसंदेह आप यदि चेतना के केंद्रों पर ध्यान करने और उनकी वाइब्रेशन को पकड़ने लग जाते हैं तो आपको खुद को लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो जो निगेटिविटी या जो जो हीनता दीनता हमारे मन में आती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है कि क्यों नहीं कर सकता, मेरे पर कोई टैबू नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी ये जागृत कर सकता हूँ। तो ऐसा है। बिल्कुल। तो समणी जी, ये जो हमारा आपने ज्ञान केंद्र बताया, अगर किसी ने खुद की एनर्जी वहां पहुंचा दी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने केवल ज्ञान अटेंड कर लिया। देखो केवल ज्ञान तो कहते हैं, अभी यदि मैं शास्त्रीय भाषा से कहूं तो अभी केवल ज्ञान की स्थिति है नहीं, लेकिन केवल ज्ञान से भी पहले हमारे पास इतने छोटे मोटे पहाड़ चढ़ने बाकी है। तो यदि केवल ज्ञान की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारी शक्तियां, अरे मति ज्ञान भी समुद्र जैसा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे पिछले एक भव नहीं, नौ भव का ज्ञान मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी नहीं, अवधि ज्ञान भी नहीं, मन प्रयोग ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। ओके, यानी लेकिन जाति स्मरण ज्ञान ये मति ज्ञान का ही प्रकार है। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का ही प्रकार है। हमारे परम पूज्य मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी
जो पिछले साल उन्होंने संथारा किया, लंबा संथारा, और प्रेक्षा ध्यान के एक बहुत बड़े प्रभावशाली स्तंभ थे वो। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जाने के बाद मतलब हमारे धर्म संघ में प्रेक्षा ध्यान पर काम करने वाले गिने चुने मुनियों में वो थे। तो वो हर साल प्रेक्षा ध्यान जाति स्मृति का शिविर लगाया करते थे और जाति स्मृति ज्ञान करवाते थे। और अभी हमारे मुनिश्री धर्मेश कुमार जी हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे ध्यान में, घंटों तक उनका कुंभक यानी एक श्वास को रोक कर रख सकते हैं, तो उतना उनका गहरा अभ्यास है। तो वो मुनिश्री भी एक दिन हम पूछने लगे, भी आपने ध्यान में इतना गहरा विकास कैसे किया? तो फरमाने लगे कि जब व्यक्ति को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है ना, अरे पिछले भूमि में वहां था और आज मैं कहाँ हूं, और ये ह्यूमन लाइफ मेरी वेस्ट ना हो, तो ये भाव तो जल जाति स्मृति से बहुत। आपने देखा होगा भगवान महावीर ने किस प्रकार मेघ कुमार को जाति स्मृति का ज्ञान कराया, किस प्रकार और करवाया, तो उससे एक बड़ी लो लग जाती है। व्यक्ति जान लेता है कि रे देखो मैं कहाँ कहाँ से भटकता हुआ आया। तो केवल ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है, सबसे पहले हम मति ज्ञान भी बहुत बड़ा है, श्रुतक ज्ञान भी बहुत बड़ा है, और उसके बाद अवधि मन प्रयोग, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। मति का भी हम पूरा भाग दे दें तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समणी जी, थैंक यू सो मच समणी जी, आपने आज बहुत डिटेल में हमें इन केंद्रों के बारे में बताया और डेफिनेटली आप आज जो प्रैक्टिकल कराओगे वो प्रैक्टिकल हमें ये सब शक्तियों को खोलने के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें आप प्रैक्टिकल करवाइए कि इन केंद्रों के ऊपर ध्यान कैसे करना है। जरूर। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान मुद्रा, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, जैसे तीर्थंकरों की मुद्रा होती है, या ज्ञान मुद्रा, जो भी आपको अच्छा लगे। ज्ञान मुद्रा में हम ऐसी मुद्रा लगाते हैं। तो मुद्रा में आप स्थिर होकर बैठें और आंखें कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद। ब्रीद इन, श्वास भरें, ओ संपिखै आपग मापैणम्। See yourself through yourself for self-realization.
practice Preksha meditation. I am practicing Preksha meditation for the purification of my psyche. चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, that is relaxation with self-awareness. Bring your awareness on the big toe of your right foot. दाहिनी पैर की अंगूठी पर चित्त को केंद्रित करें। पूरी एकाग्रता, शिथिलता, शिथिल, relax, relax. Bring your awareness on the Shakti, on the up to ankle joint, both feet, toes, sole, heel, ankle joint. Relax, relax, relax. Calf muscles, knee joint, thigh muscles, buttock, up to hip joint. पूरे पैर पर चित्त को फैलाएं। दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं। गहरी शिथिलता, पूरी जागरूकता। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Middle portion. Relax, relax. Abdominal part, stomach area, lungs, heart, whole front part. Relax, relax. Now bring your attention on your back. Relax, relax. Each and every spinal vertebra, both hands, shoulder joint, neck and shoulder joint. Relax, relax, relax. Experience the middle portion is totally relaxed. Now bring your awareness on your throat. Relax, relax, relax. Your face, forehead, head. Relax, relax, relax. का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मस्तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। Now bring your awareness on Shakti Kendra.
base of spine. Total concentration. शक्ति केंद्र से शक्ति की उर्मियां उठ रही है। थोड़ा आगे बढ़े, पेडू पर भाग पर, पेडू के भाग पर चित्त को केंद्रित करें। एब्डोमिनल कैविटी, स्वास्थ्य केंद्र। Breathe in, hold your breath there. Now bring your awareness on Tejas Kendra, belly button. Breathe in, hold your breath and feel the vibrations. Now bring your awareness nearby your heart, Anand Kendra. Now bring your awareness on your throat, Vishuddhi Kendra. Breathe in, hold your breath. Now bring your awareness on the middle portion of the eyebrows. Hold your breath. This is the place of your master gland. Penetrate deep inside. गहरे गहरे जाएं. पूरी चेतना को ऊपर समेट लें. Take 2-3 long rhythmic breathing, full of energy, happiness and bliss. शक्ति से भरे हुए, स्वास्थ्यता से भरे हुए, स्वस्थता से भरे हुए, शांति से भरे हुए, गहरी लंबी श्वास लें. गहरी लंबी श्वास के साथ ओम अरहम ध्यान का प्रयोग संपन्न. ओम अरहम. आंखें खोले, बाहर आ जाएं. अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. ओम अरहम, ओम अरहम. ध्यान का प्रयोग संपन्न. थैंक यू सो मच समणी जी.
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें आज प्रदान करने के लिए, और डेफिनेटली हमें ये सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है। प्रणाम। ओम अरहम सम्मी जी।